Okay, now the question is 2.11. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। A 25 watt bulb emit monochromatic yellow light of wavelength of 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission of quanta per second. ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था पहले भी। अब देखो, ये माइक्रोमीटर लिखा है ना, इस माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर -12 मीटर, -12, ठीक है। सॉरी, -12 लिख रहा हूँ, -6, ठीक है। माइक्रो है, पिको नहीं है, ठीक है। -6 मीटर, ये हो गया आपका इसका मतलब, ये जो माइक्रो सिंबल दिया है, ठीक है। अब निकाल लो, पावर दे रखा है 25 वाट, ठीक है। ये 25 वाट है, 25 वाट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसे लिखें तो इसे लिखेंगे वर्क अपॉन टाइम, और टाइम कितना दे रखा है, पर सेकेंड पूछ रहा है ना, तो टाइम को फिक्स कर लो, t इक्वल टू 1 कर लो पहले से ही, ठीक है। तो जैसे ही t इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये w अपॉन 1 मतलब ये हो जाएगा 25 वाट के हिसाब से 25 जूल। w क्या आ जाएगा यहां से, 25 जूल, ठीक है, क्योंकि सेकेंड 1 हो गया, जिस चीज हमने पहले भी बता रखी थी। इतनी एनर्जी है आपके पास, इस एनर्जी को आपको क्या करना है, एन एच न्यू के बराबर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, वेव लेंथ दे रखा है, तो न्यू को भी चेंज कर दो सी बाई लैम्डा में, एन एच सी अपान लैम्डा। यहां से आपको एन निकालना है, तो बाकी सारी चीजों को इधर भेज दो। यही पूछ रहा है ना, नंबर, रेट पूछ रहा है, रेट का मतलब एन की ही वैल्यू जो है अगर रेट हो जाएगी, ठीक है। कितने फोटॉन एक सेकेंड में निकल रहे हैं, तो यही एक तरीके से रेट आ जाएगा। तो आप क्या करो, लैम्डा को इधर भेज दो, तो जब लैम्डा को आप साइड ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा 25 लैम्डा अपान एच सी इक्वस टू एन, ठीक है। अब इसी की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 इंटू लैम्डा कितना है, बोलो, 0.57, यस सर, 0.57 इंटू 10 टू द पावर -6, यही ना, यस डिवाइडेड बाई सर, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो, ये 6 है, 6 से पहले इसमें का 6 पावर कट कर दो, जब इसका 6 पावर कट करोगे तो ये आ जाएगा -28, कितना आएगा, बोलो। यस सर, -28 आ जाएगा। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। सर फिर 8 भी हो जाएगा, फिर वो 20 हो जाएगा, -20। हाँ, अब इस 8 को इस 8 से कट कर दो तो ये हो जाएगा -20, तो नीचे -20, इस -20 को ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करके इक्वल लिखो, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.57, तो मैं खुद ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.57, यह आ जाएगा 14.25। तो आपका जो ऊपर से वैल्यू आ गई वो हो गई 14.25 इंटू, अब ये जो 10 की पावर को आप ऊपर ले गए हो उसको प्लस में लिख लो, प्लस का 20 हो गया। नीचे कितना है, 3, 6.626 इंटू 3, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लो, 6.626 इंटू 3, तो ये आ गया 19 पॉइंट, ये आ गया 19.878, ठीक है, क्योंकि बाकी पावर तो हमने सारा सॉल्व कर लिया था। अब डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करना है 14.25 डिवाइडेड बाई
19.878. That will be the 0.7168 into 10 to the power माइनस प्लस का 20। अब इसका एक प्लस को यूज कर लो, इस प्लस को यूज करके इस डेसिमल को यहाँ ले आ लो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 7.168 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस का 19, इतने क्वांटा पर सेकंड। देखो आंसर आया, चेक करना एक बार, आपके पास बुक होगी ना। सर सही है। सही है, यस ठीक सर, है। पर पीछे दिखा है 7.1। Now the next question is electron are emitted with zero velocity from metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate the threshold frequency and work function. तो अब जीरो वेलोसिटी कह दिया है तो क्या करना है आपको, फार्मूले में जीरो रख दो, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने आपको फार्मूला बताया है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, पीछे की वीडियो में और क्लास में आप देखोगे कि ये फार्मूला बताया है। यहाँ वेलोसिटी की जगह जीरो रख दो, यहाँ जब जीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा एच न्यू नॉट इक्वल्स टू एच न्यू, होगा होगा ना, ये माइनस है, माइनस से इधर ले आओगे प्लस में हो जाएगा। आप हमें बताओ कि एच से एच को काट दें तो जितना न्यू आएगा उतना न्यू नॉट आएगा। इसका मतलब अगर हम इसको सी अपान लैम्डा नॉट करें तो इधर भी सी अपान लैम्डा होगा, तो यहां से लैम्डा दे रखा है, ठीक है। ये लैम्डा नॉट निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, और अगर एच न्यू निकाल लेते हो तो वो वर्क फंक्शन हो जाएगा, ये वर्क फंक्शन हो जाएगा। अब इसे अभी सॉल्व करके मुझे बताओ 1 मिनट 2 मिनट के अंदर कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर मैं अभी बताता हूं। तो देखो अब हमें क्या करना है कि ये कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, हमें वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। तो आप वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है लैम्डा दे रखी है 6800 एंगस्ट्रॉम। अब आप बताओ एंगस्ट्रॉम कितने को कहते हैं, बोलो कितने को कहते हैं। 10 की पावर 10। और 10 रेस्ट पर माइनस 10 रेज टू हाँ द सर, पावर माइनस 10 -10। मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहां से हम ये पूरा एच न्यू निकाल ले, बोलो एच न्यू निकाल लो, एच न्यू इसको हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू अगेन 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी की वैल्यू बताओ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसको डिवाइड कर 3 दो, into 10 raised to 8 meter per second. लैम्डा सर कितना है, सी की वैल्यू कहाँ से आई? सी तो कांस्टेंट है बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट, Speed of light c. ठीक है, माइनस यस 10 सर। मीटर। अब इसे सॉल्व कर दो, सर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करता है। हाँ सर मेरा आ रहा है 0.0029 इंटू 10⁻⁻16। कितना आया, 0.0029। 0.0029 रेज टू द पावर माइनस 16। तो अब इसको 3 पॉइंट और बढ़ा लो इधर, तो ये आ जाएगा 2.9 रेज टू द पावर माइनस 19
इतना जूल आएगा आपका। ये किसके बराबर था? ये एच न्यू किसके बराबर था? एच न्यू नॉट के बराबर। और ये क्या होता है? एच न्यू नॉट को हम कहते हैं वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। तो दिस इज वर्क फंक्शन। तो आप आंसर चेक करो कि वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट की वैल्यू यही आ रही है। बताओ हमें, जल्दी से बताओ तो आगे करा दें। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दें, काम खत्म। हाँ सर यही आ रही है। तो यही आ रही है। तो अब डब्ल्यू नॉट इक्वस टू है एच न्यू नॉट, और डब्ल्यू नॉट रहने दो, एच को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू नॉट अपॉन एच इक्वस टू न्यू नॉट। ठीक है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो, एच की वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो एच की वैल्यू से डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। 34 डिवाइड कर दो, 34 और 19 कितने हुए? बोलो 15। नीचे माइनस का 15 रह गया, तो इस माइनस को Yes, 15 sir. को ऊपर ले जाओ, प्लस का माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपका 2.9 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस सॉरी प्लस 15, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। 2.9, तो ये मैं कर देता हूं 2.9 डिवाइडेड बाई 6.6, तो ये आ जाएगा आपका 0. ये आ जाएगा 0.439 इंटू 10 टू द पावर 15। अब इस 10 टू द पावर 15 में से एक यूज कर लो, तो ये प्लस है तो इधर आ जाएगा। एक यूज करोगे तो ये आ जाएगा 4.39, या फिर 4.4 भी आंसर आ सकता है। ठीक है, देख लो कितना आंसर आ रहा है। सर आ रहा है 4.41। हाँ वही है ना, 4.41 इंटू 10 टू द सर पावर आपको मेरी 15। वॉइस आ रही है? हाँ। आ रही है ना सर? हम्म। ओके सर। ठीक है, हो जाएगा। अब दोनों प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए। सर ठीक है, मैं इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना है? नो सर, दीपजोत से पूछ लो। दीपजोत, स्क्रीनशॉट लेना है बच्चे? The next topic is Bohr model for hydrogen atom. ठीक है, तो आप देखो कि 1913 में नील्स बोहर ने जो अपने दो पॉइंट्स जो आपने समझा था, पहला डिवल नेचर, ठीक है, और दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, इन दोनों की मदद से, इन दोनों को एनालिसिस करके, एनालाइज करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे कहा गया बोहर मॉडल। तो इस बोहर मॉडल को एक सिंपल एटम हाइड्रोजन के लिए समझ ले तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इन्होंने यूज किया था प्लैंक का कॉन्सेप्ट को, जिन्होंने क्वांटाइजेशन की बात की थी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हम पीछे बता चुके हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब हमने कहा था कि फिक्स एनर्जी लेवल का होना ही क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये हमने बात की थी। तो जहां आप प्लैंक का नाम सुनोगे आप समझ लेना कि जहां से प्लैंक आ गए वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो गई। ठीक है, जहां भी प्लैंक कांस्टेंट एच पढ़ लिया इसका मतलब वो क्वांटम का पार्ट होगा या उससे क्वांटम से लेना देना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि किन किन पॉइंट्स को बोहर ने बताया था, बोहर के बेसिस पे क्या पॉइंट्स थे। तो देखो, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसी को इंप्रूव किया था। रदरफोर्ड ने कहा था कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है स्फेरिकल छोटा सा, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, यही ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बोहर ने क्या मॉडिफाई किया,
क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये कह रहे थे कि अगर मूव करेगा चार्ज मूव करेगा तो फाइनली एसिलेट होगा या डीएसिलरेट होगा, और डीएसिलरेट होगा तो फाइनली मर्ज कर जाएगा न्यूक्लियस में। ये प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड के मॉडल के साथ। तो बोहर ने इंप्रूव क्या किया? बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एनर्जी वाला। इन्होंने कहा कि जिस रेडियस या एनर्जी में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है तो इसकी रेडियस फिक्स रहती है, ये कम ज्यादा नहीं होती। और इसके पीछे लॉजिक था कि इसकी एनर्जी फिक्स रहती है। और इसका सपोर्ट क्या था? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ एटॉमिक लेवल। जैसा कि यहां पे देखा, एक लेवल फिक्स था, n बराबर 2, n बराबर 3, ये लेवल फिक्स था। ठीक है, बात समझे? तो इसी को इन्होंने आधार बनाया। Yes, sir. सेकंड पॉइंट, सेकंड, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। इन्होंने कहा कि टाइम के साथ एनर्जी चेंज नहीं होती। ठीक है, हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट। इन्होंने कहा कि अगर ये मूव कर रहा है या इसको एनर्जी मिल रही है तो इस एनर्जी स्टेट से ये कूद के यहां चला जाएगा, या फिर एनर्जी लूज करेगा तो यहां से यहां कूद के आ जाएगा। लेकिन इस स्टेट की एनर्जी, इस स्टेट की एनर्जी जो n बराबर 2 पे है, इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। इस स्टेट की एनर्जी जो n बराबर 1 पे है, इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी चेंज कर सकता है। मतलब वही है कि आपका घर, ये घर है और ये मार्केट है, तो घर से मार्केट की दूरी चेंज नहीं होगी, घर चेंज नहीं होगा, मार्केट चेंज नहीं होगा, आपकी स्पीड बढ़ घट सकती है। आप मार्केट जा सकते हो, तेजी से आ सकते हो, रिक्शा से जा सकते हो, ऑटो से आ सकते हो, उबर से आ सकते हो। ठीक है, आप समझे कुछ इस तरीके से? द स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन। तो वही है कि जब यहां पे हो और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो ये हायर स्टेट में चला जाएगा, n बराबर 1 से n बराबर 2 में चला जाएगा। और अगर ये इमिट करेगा तो n बराबर 2 से n बराबर 1 लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। और इसी चीज को तो ट्रांजिशन कहते हैं। इसी चीज को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन। कभी कभी आप पढ़े होंगे ट्रांजिट। ठीक है, ट्रांजिट का मतलब ही होता है कि कोई चीज ट्रांसपोर्ट में है, इधर से उधर मूव कर रही है। ठीक है, अब एक बात आती है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मूव करता है, ठीक है, अगर सपोज करो ये सेंटर है और सेंटर के चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है इस तरीके से, तो सर्कुलर मोशन के पास जो सर्कुलर मोशन होता है, इसमें जो एसिलरेशन होता है ना, या जो मोमेंटम होता है, उसको अब हम लीनियर मोमेंटम ना कहकर एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम एंगल के साथ बदलता रहता है। आप लीनियर मोमेंटम पढ़े हो, P इक्वल्स टू mv, ये तो पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे होगा आपका एंगुलर मोमेंटम। तो इन्होंने एंगुलर मोमेंटम की मदद से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या है। देखो एंगुलर मोमेंटम के लिए ये तो रेडियस है, ये तो फिक्स है, लेकिन यहां से एक आपको चाहिए एंगुलर वेलोसिटी। क्या चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी। Angular ठीक है, velocity. हाँ, एंगुलर वेलोसिटी जो किसी एंगल से चेंज होती रहती है, जैसे ये एंगल थीटा है, तो इसी को कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी और डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखते हैं। सर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा नोटेशन है बच्चे, जैसे हम वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये सिंपल या लीनियर वेलोसिटी कहा जाता है, इसे कहा जाता है लीनियर वेलोसिटी। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम केवल वेलोसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का मतलब ऐसे सीधे जा रहे हो। लेकिन अगर किसी सेंटर के चारों तरफ आप घूम रहे हो, इसी तरह बार बार घूम रहे हो, तो इसको कहा, इसी वेलोसिटी को कहा जाएगा, ये लीनियर वाली को ही कह दिया जाएगा एंगुलर। अब क्या कह दिया जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी, और इसे डिनोट किया जाएगा ओमेगा से। ठीक है, सर अब बात ओमेगा का समझ, साइन क्या होता है? ये देखो ये बना तो है, ये डब्ल्यू है। W. डब्लू नहीं हाँ, है। थोड़ा सा हाँ W रहता है. हाँ, तो इसे ओमेगा पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसका ग्रीक नोटेशन क्या है? ओमेगा, ये ध्यान रखना। अब इसे आप कहोगे वी है, नहीं ये सर वी मेरे को नहीं है, एक बात इसे पूछना न्यू था पढ़ा जाता है, कि ये न्यू है, देखो ये न्यू बोलते हैं इसे। अब ये वाला वी सर है, जो ये वी है। साइंस में जो सारे नोटेशंस होते हैं वो सारे ग्रीक लेटर से ही क्यों आए हैं?
देखो ग्रीक से आते हैं या तो लैटिन से आते हैं, क्योंकि जो पुराने समय में या उस टाइम पे जो डेवलपमेंट हुआ वो वही साइंटिस्ट वहीं के लोगों ने किया। कभी आप पढ़ते हो कंवलजीत थियरी, दीपजोत थियरी, किसी ने दिया है? नहीं दिया है। जो हमारे दादा परदादा थे वो साइंस के फील्ड में उतना कंट्रीब्यूशन उनका नहीं रहा, तो उनकी हम थियरी कहाँ पढ़ते हैं बताओ? हम पढ़ते हैं? कभी आपने पढ़ा विजय थियरी? नहीं। नो सर। तो देखो, अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम जस्ट लाइक लीनियर ये मोमेंटम, दो पढ़ लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मास। जैसे लीनियर मोमेंटम कभी हमने बताया कि लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी का। क्लियर? उसी तरह एंगुलर मोमेंटम प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक? ये जो आई होता है ये होता है एम आर स्क्वायर। आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और जो ओमेगा होता है, इस ओमेगा को लीनियर वेलोसिटी से जब रिलेट करते हैं तो ये होता है वी बाई आर। वी बाई आर। तो अब यहां से एंगुलर मोमेंटम निकाल लो। एंगुलर मोमेंटम की जगह रखेंगे आई की जगह एम आर स्क्वायर। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी बाई आर। वी बाई आर होगा। तो इस आर से, सॉरी डिवाइडेड नहीं, मल्टीप्लीकेशन में होगा ना, ये आई इंटू ओमेगा, तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस आर से ये आर की पावर कट जाएगी। तो यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी ये आ जाएगी एम वी आर। ये आपकी हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर। और जैसे ही आप एंगुलर मोमेंटम निकाल लोगे तो बहुत सारी चीजों को आप फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो अभी हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे थे, ये एनर्जी लेवल देखो, ये एनर्जी लेवल, इन्होंने कहा कि ये n बराबर 1 एनर्जी लेवल है, ये n बराबर 2 है, तो इसको मान लो हम 1 के रेस्पेक्ट में E1 कह दें, एनर्जी इसकी E1 है, इसकी E2 है, तो इसको एनर्जी गैप हम डेल्टा E कह देंगे। इसको हम क्या कह देंगे? डेल्टा E। और डेल्टा E क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। अच्छा, ये E1 माइनस E2 क्यों लिखा है? देखो यहां से तीर देखो कहां आ रही है, यहां से नीचे की तरफ आ रही है ना, तो फाइनल कौन सा होगा? ये फाइनल हो जाएगा और ये इनिशियल। तो जब भी हम डेल्टा निकालते हैं ना तो हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन सा? E1। इनिशियल कौन सा? E2। E2 से स्टार्ट करेगा, इमिशन का हम निकाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, अब देखो इन्होंने कहा कि जो डेल्टा ई है, ये डेल्टा ई सिंस एनर्जी है तो इसको भी एच न्यू के इक्वल किया जा सकता है। तो यहां से इस इमिशन की अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो इस एच को डेल्टा के नीचे कर दो, साइड चेंज कर दो, तो यहां से जो न्यू आएगा, न्यू आ जाएगा डेल्टा ई अपान एच, आ जाएगा। और डेल्टा ई को अभी हमने बताया कि हम एक्सप्लोर करके ये लिख सकते हैं, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, इसे लिख सकते। तो देखो डेल्टा ई को एच से डिवाइड करेंगे तो ये न्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये बता सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ और किस वेवलेंथ की वेव ये ट्रांजिशन करा सकती है। ठीक है, ये हमने बताया आपको कि इसी को ही ट्रांजिशन कहते हैं, ये बता दिया आपको। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इन्होंने कहा कि जैसे क्वांटम थियरी का यूज करके थोड़ा सा, कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना एमवीआर, एमबीआर ये भी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब दिस इज एन मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। ठीक है,
तो अब देखो ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, इसमें क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है सबसे पहले ये समझ लो। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को यहां से मूव कराना है तो हम उसको एनर्जी देंगे, यही देंगे ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इसको इस स्टेट पे पहुंचाना है तो हम इसको यहाँ से एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड का मतलब है कि या तो इसको हम 1 एच न्यू दें या 2 एच न्यू दें या 3 एच न्यू दें या 4 एच न्यू दें, मतलब हम एन एच न्यू दे सकते हैं। एन की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है 100 एच न्यू देना पड़े, ठीक है, मतलब होल मल्टीपल है, इसी को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। ठीक है, एक होल नंबर होगा और फिक्स होगा, इसी को हम कहेंगे क्वांटाइज्ड। तो इसको इन्होंने ये भी कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो n मल्टीपल होगा h/2 पाई के। क्लियर? इसका मतलब देखो बोहर मॉडल की मदद से हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं ट्रांजिशन की, प्लस साथ के साथ हम ये भी निकाल सकते हैं कि उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। इन्होंने कहा कि फिक्स रेडियस, तो लोगों ने कहा भाई रेडियस भी बताओ, तो ये रेडियस भी बताएंगे, किस वेलोसिटी से वेलोसिटी भी बताएंगे, तो ये सब कुछ आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये एम है वो मास है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये जो n है, n की वैल्यू पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि n की वैल्यू होल पॉजिटिव नंबर्स होगी 1 2 3 4 कंटिन्यूअस में होल नंबर, तो इसीलिए इसको कह दिया जाता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है। इंटीग्रल क्यों कहा गया? क्योंकि ये वर्ड लिया गया इंटीजर से, ठीक है, इंटीजर से लिया गया, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, इसका मतलब हुआ, अभी मैंने आपको समझाया कि इससे हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि जो मोमेंटम भी है वो भी क्वांटाइज्ड है। ठीक, अब इस तरीके से इन्होंने जो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी थी वो जब क्वांटाइज्ड कह दिया तो वो डज नॉट अप्लाई हेयर, दैट्स व्हाई ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट आर अलाउड। जो मैक्सवेल ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं तो या तो एनर्जी लूज करेंगे, और लूज करेंगे तो फाइनली अपनी रेडियस को कम करते जाएंगे, और अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस में जाके मर्ज कर जाएंगे। तो अब ये जो मैक्सवेल की थियरी थी वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, मतलब मैक्सवेल का जो कंट्राडिक्शन था वो रिजॉल्व हो गया। क्लियर? जब फिक्स एनर्जी का है, क्वांटाइज्ड है, तो इसका मतलब ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करेंगे, और लूज करेंगे तो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो रेज जो किया था उन्होंने मैक्सवेल ने, वो उनका डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहा कि ये जो स्टेशनरी स्टेट है, ये जो स्टेशनरी स्टेट है जिसको नंबर n बराबर 1 2 3 से हम डिनोट कर रहे हैं, जैसे n बराबर 1 2 3 लिखा, इसी नंबर्स को इन्होंने कहा कि दीज नंबर्स इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो क्वांटम नंबर की एग्जैक्ट डिफिनेशन जब आप क्वांटम पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, कि क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये क्वांटम नंबर कहां से आते हैं, जब हम क्वांटम केमिस्ट्री में सॉल्व करते हैं तो कुछ नंबर्स आते हैं और उन नंबर पे हम रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं। क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन। जब हम किसी पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम केमिस्ट्री में जब किसी भी नंबर पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तब हम कहते हैं क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि सर यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन है इन n की वैल्यू में, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हमने ये लगाया कि n नॉट इक्वल टू 0, n 0 नहीं हो सकता, ये रिस्ट्रिक्शन है। बात समझ में आई आपको? ये रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए इसे कहा जाता है क्वांटम नंबर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस्ड बाय, ये एक्सप्रेस्ड है। तो इन्होंने कहा कि भाई आप जब ये कह रहे हो, सब लोगों ने कहा कि आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और इतने रेडियस है, यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v है, इसके बेसिस पे आप एंगुलर मोमेंटम भी बता रहे हो, तो ये रेडियस कैसे निकालोगे? तो इन्होंने कहा जो रेडियस होगा rn की वैल्यू होगी वो डिनोट की जा सकती है n स्क्वायर a नॉट पे। अगर इसका कंप्लीट, देखो ये हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं,
तो यहाँ जेड नहीं आ रहा है। अगर आप कंप्लीट पढ़ोगे तो ये वैल्यू होती है आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड ए नॉट, ठीक है, ए नॉट। तो जेड हाइड्रोजन के केस में 1 हो जाता है, तो 1 नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पे ये आपका आंसर है। इन्होंने कहा कि जो ए नॉट है इसे हम कहेंगे बोहर रेडियस। बोहर दे रहे हैं तो इसे पहली बार कह दिया गया बोहर रेडियस, और ए नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? ये दोनों वैल्यू आप लिख सकते हो, पहली एंगस्ट्रॉम में है, दूसरी पिकोमीटर में। तो ये हाइड्रोजन के लिए है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू रख लो। अब हमने ये कहा, आपको बताया था थोड़ा सा मॉडल में कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट पाए जाते हैं, ये n बराबर 1 हो गया, इसको ही तो कह रहे हैं ये n बराबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। n बराबर 2, n बराबर 3, तो ये कह रहे हैं कि अगर n बराबर 1 की डिस्टेंस निकालनी हो, रेडियस निकालनी हो, n बराबर 2 की निकालनी हो, 3 की निकालनी हो, किसी की भी निकालनी हो, इस फार्मूले में n की वैल्यू रख दो, ठीक है। n बराबर 1 2 3 निकल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो किस एनर्जी से मूव कर रहा है, या फिर आप कह रहे हो कि ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी फिक्स्ड है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी ये भी बताना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया कि जो एनर्जी है वो होगी ई एन इक्वल टू माइनस का आर एच 1/n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 1 किसके लिए है, ये 1 किसके लिए, ये हाइड्रोजन के केस में जेड बराबर 1 होता है ना, तो अब इसको आगे जेड में भी हम रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन अभी इतना ही देखो, जब आएगा तो मैं बता दूंगा। आर एच को मैंने पहले ही बताया था कि रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, और रिडबर्ग कांस्टेंट को अगर सेंटीमीटर इनवर्स में लिखें तो 106 या 9 था, 977 करके था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये था सेंटीमीटर इनवर्स में। जब इसको जूल में लिखा जाता है तो ये वैल्यू आती है 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये जो n बराबर 1 था, n बराबर 2 था, n बराबर अभी जो स्पेक्ट्रा में आपने पढ़ा उसकी हम एनर्जी निकाल सकते हैं। n बराबर 1 रख दो, 1 रखोगे तो उसकी एनर्जी आ जाएगी माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। n बराबर 2 रख दो तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, ये 4 से डिवाइड करोगे तो 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.5 या उससे ज्यादा थोड़ा सा, तो 0.545 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दो एनर्जी लेवल के बीच का गैप भी निकाल लेंगे, इन दो एनर्जी लेवल को ट्रांजिशन कराने के लिए कौन सी वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी ये भी निकाल लेंगे, ठीक है भाई। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में यही तो एनर्जी लेवल था, n बराबर 1, और n बराबर 1 के लिए एनर्जी अब हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व कर रहे हो तो माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 आ रहा है। बोलो, n बराबर सर 2 के लिए जिस सॉल्व ऑर्बिट कर रहे पे हो, निकालनी होगी हाँ तो उसकी उसका नंबर लिख देंगे, नंबर लिख देंगे n बस। इक्वल्स टू। हाँ वो बोलेगा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये बोलेगा। इसके लिए आ जाएगी ठीक है सर। 0.545 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आ गया तो इन दोनों का गैप भी आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा, और जब डेल्टा ई आ जाएगा तो आप यहां से निकाल सकते हो एच सी अपान लैम्डा, या फिर एच न्यू, कुछ भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, या फिर वेव नंबर भी निकाल सकते हो, एच सी न्यू बार, कुछ भी निकाल सकते हो। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नील बोहर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा इसलिए मैं बताता हूं कि क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग हो और आप भी साइंटिस्टों में थोड़ी सी रुचि रखें। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं ना, इन्होंने ही सब कुछ किया तो हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा जानो। हालांकि ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। तो जो नील्स बोर थे उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी की थी, फिजिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, ठीक है। कहां से की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन,
11 में, और 1913 में ही इन्होंने देखो अपनी नील्स बोहर ने थियरी दी थी। ठीक है, ये जे थॉमसन और रदरफोर्ड के साथ इंग्लैंड में रहते थे। ही स्पेंट ईयर्स, मतलब उनके साथ काम किया है। इन 1930 रिटर्न टू कोपेनहेगन वेयर ही रिमेन फॉर ए रेस्ट ऑफ लाइफ। तो कोपेनहेगन में फिर से आ गए और वहीं इनकी नौकरी लग गई और वहीं रह गए। ठीक है, 1920 में इन्होंने क्या किया कि वॉज नेम डायरेक्टर फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। थियोरेटिकल फिजिक्स के डायरेक्टर बन गए। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार 1919 में खत्म हो गया था ना, 1919 में। तो जब ये खत्म हो गया तो बोहर वर्क एनर्जेटिकली फॉर पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब हमें इससे नहीं मतलब है कि इन्होंने क्या काम किया, हमें इससे मतलब है कि इन्हें नोबेल प्राइज किस बात के लिए दिया गया था, क्या ऐसा इन्होंने साइंस के लिए कंट्रीब्यूशन किया था। ही रिसीव्ड द फर्स्ट एटम फॉर पीस अवार्ड इन 1957। बोहर वाज अवार्डेड इन नोबेल प्राइज। अच्छा, ये दिया नहीं है कि किस लिए नोबेल प्राइज मिला, लेकिन एटम फॉर पीस अवार्ड भी इन्हें मिला है, ये ध्यान रखना। हम इसे गूगल से सर्च कर सकते हैं कि जो है नोबेल प्राइज इन्हें क्यों मिला था, किस थियरी के लिए मिला था, क्या कंट्रीब्यूशन था साइंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देखा था कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और उनके एनर्जी स्टेट्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाले फार्मूले से। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट की मदद से और एन की वैल्यू से। इसी बेसिस पे द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी इज टेकन एज जीरो। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को इतनी एनर्जी दे दी जाए, इतने एनर्जी दे दिया जाए कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए, जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना उसकी एनर्जी अब जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि इससे जो बाइंड था वो बंधन टूट गया। अब जब ये बंधन नहीं रहा तो इसके पास कोई इसकी एनर्जी नहीं रही। एनर्जी का फार्मूला या फोर्स का फार्मूला जब भी आप पढ़ते हो तो देखते हो कि दो लोगों के बीच अट्रैक्शन है तभी एनर्जी है। ठीक है, बोलो। The electron in this situation associated with the stationary state of principal quantum number n equals to infinity। तो अब ये कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ ये जो सेल थे 1 2 3 4 5, ये कहां तक पॉसिबल है, तो ये कह रहे हैं कि जो लास्ट होगा वो n इक्वल्स टू इंफिनिटी तक पॉसिबल है। और जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा तो ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर हो जाएगा, और दूर हो जाने का मतलब ये आयोनाइजेशन हो जाएगा इसको। इसी को हम कहेंगे आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, H प्लस बोल देंगे। ये हो जाएगा H, एनर्जी लिया, H प्लस में कन्वर्ट हुआ, प्लस का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसे हम कहेंगे आयोनाइज्ड। इसी को कहा जा सकता है आयोनाइजेशन। अब यहां से देखो ये क्वांटम थियरी आयोनाइजेशन को एक्सप्लेन कर देगी, और आयोनाइजेशन को एक्सप्लेन करेगी तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन कर देगी। किसको एक्सप्लेन करेगी? बॉन्ड फॉर्मेशन को। क्लियर? अरे भाई आप यही तो पढ़ते हो, Na आयन, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन रिएक्ट करके बनाते हैं NaCl। बोलो, बताओ हमें। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम बता सकते हैं। तो यहां से देखो, यहां से हम बॉन्डिंग को भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है ये यूजफुल है और ये आपको जानना चाहिए। ये बता रहा है कि ये जो एनर्जी है ये निगेटिव में क्यों है, इस निगेटिव एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो निगेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो अभी आपको हमने कुछ रुपए कर्ज दे दिए। ठीक है, जैसे मैं हूं और आप हो, आपको हमने कुछ रुपए कर्ज में दे दिए, तो आप नहीं कहते हो यार अभी माइनस में चल रहे हैं हम, यही तो कहते हो। आपसे कोई पूछेगा भैया कैसे हो, तो कह रहे हो अरे यार अभी तो माइनस में चल रहे हैं, अभी घाटा चल रहा है, हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, यही बोला जाता है ना। यस सर। इसका मतलब यही है कि अगर हम निगेटिव में चल रहे हैं तो हम जिससे
पैसे लिए हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं। उससे जुड़े इसलिए हैं कि अगर वो हमको दो बात सुनाएगा तो भी हमें सुनना पड़ेगा, आके हमसे बोलेगा, अपने पैसे मांगेगा। लेकिन अगर सोचो आप पॉजिटिव में चले जाओ, अगर आप पॉजिटिव में चले जाओ, बोलो, अगर आप पॉजिटिव में चले जाओ तो इसकी बात सुनोगे? अगर ये आपको गाली देगा या कुछ कहेगा तो आप इसकी बात क्यों मानोगे? थप्पड़ याद दोगे ना? यस सर, नहीं मानेंगे। ठीक है, थपड़िया देंगे। अगर गाली देगा तो थपड़िया देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम तुम्हारे कर्जदार थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो निगेटिव एनर्जी होती है वो दर्शाती है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एटम में बंधा हुआ है। ठीक है, और वैसे भी आप कूलाम्स ला, क्योंकि अभी 12th में आप नहीं गए हो, तो जब पढ़ोगे तो वो होता है 1/k, एक कांस्टेंट होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब Q1 Q2 एक को प्लस रख दोगे, एक को प्लस रखोगे क्योंकि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? प्लस। दूसरा इसमें कौन सा है? मान लो इसको प्लस क्यू रख दिया और इसको रख दिया माइनस क्यू, तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो ये निगेटिव साइन दिखाता है अट्रैक्शन का। निगेटिव साइन किसका दिखाता है? अट्रैक्शन का। ठीक है, बात समझे? और पॉजिटिव साइन किसका दिखाता है? अगर फोर्स या अट्रैक्शन है, पॉजिटिव आता है तो ये रिपल्सन को दिखाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? बोलो। यहां हम आपको यही बता रहे थे कि जो निगेटिव साइन है वो क्या कन्वे करता है। तो निगेटिव साइन मैथमेटिकली बताता है, मैथमेटिकली ये आपको बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाइंडेड है और किसी एनर्जी से बाइंडेड है। अगर हम उतनी एनर्जी दे दें तो वो न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाएगा। और यही प्रूफ करता है कि आयोनाइजेशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? आयोनाइजेशन पॉसिबल है। क्लियर? सर जो मतलब सारे बॉन्ड बनते हैं वो इसी के ऊपर बनते हैं। हाँ, और क्या। बाकी जो आयनिक वाले हैं वो बनते हैं थोड़े से कोवेलेंट वाले शेयरिंग से बनते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आप मान लो कि हाँ बनते हैं। ठीक है, यस सर। अब देखो किसी से आप कर्ज लेते हो तो कोई आपको कर्ज दिला देता है कि हम आपको इतने रुपए ब्याज पे दिला दे रहे हैं, आपको ब्याज भरना है। लेकिन सपोज करो आप अपने दोस्त से पैसे मांग रहे हो तो वो तो उधारी है ना, वो भी कर्ज ही है एक तरीके का। लेकिन उस कर्ज में आप अपने दोस्त के साथ हंस खेल के रह सकते हो, वो आपसे ब्याज नहीं लेगा। तो दो तरह के पर एसोसिएशन है। जैसे जो एक एटम होता है वो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, फिर वो दोनों जुड़ क्यों जाते हैं सर, अलग क्यों नहीं हो जाते? वो जरूरत पड़ने पे अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे, 4th चैप्टर में यस पढ़ाएंगे। सर। 4th चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां पे हम बताएंगे कि जरूरत पड़ने पे अलग हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। टेंशन ना लो। नेक्स्ट है कि जो बोहर थियरी है कैन आल्सो बी अप्लाइड टू दी आयंस आयोनाइजिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई आयन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो यहाँ पे हम बोहर थियरी भी लगा सकते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए भी बोहर थियरी अप्लाई की जा सकती है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस, बेरिलियम ट्रिपल प्लस, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है कि जो इसकी एनर्जी होगी, ये एनर्जी -2.18। अभी देखो मैंने आपको बताया था वहां पे कि इसको हम जेड के टर्म में लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ पे जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। तो वहां पीछे आप 1 अपान एन स्क्वायर पढ़ा था, आपने पढ़ा था। तो देखो इसी तरह दूसरे भी एटम के लिए, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक, बोहर मॉडल को। और यहां से हम रेडियस भी उनके हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकाल सकते हैं। ये वाला फार्मूला तो हमने बता दिया था आपको, ये बता दिया था। इसको कहा था कि जैसे ही आगे आएगा मैं बताऊंगा। तो इसे जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर और इसको एन स्क्वायर अपान जेड, इसको हम लिख सकते हैं दोनों को। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी भी निकाली जा सकती है और रेडियस भी निकाला जा सकता है। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हो गया। अब ये देखो, ये लिमिटेशन है एक तरीके से कि हम हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकाल रहे हैं
और एटम के लिए क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? तो ये बोहर थियरी का आगे हम पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ बोहर थियरी। वहां पे ये जो जेड है, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। नेक्स्ट ई पॉइंट, इट इज आल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दीज ऑर्बिट। अब हमने रेडियस निकाल लिया, एनर्जी निकाल ली, लीनियर मोमेंटम निकाल लिया, तो वेलोसिटी भी तो निकल जाएगी। अब वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है? हम इसको जब एडवांस लेवल वाला पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको वेलोसिटी निकालने का फार्मूला बताएंगे, ठीक है? तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर उसके बाद एक क्लास अगर टाइम मिलेगा तो हम एक दो क्लास एडवांस के लिए रखेंगे, ठीक है? तो आप जानो कि बस यहां से वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है। तो ये सारा जो फीचर्स था इन्होंने किसके लिए बता दिया? हाइड्रोजन एटम के लिए ये बता दिया। अब बात हुई कि जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो अब देखो, जब एनर्जी की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं। और डेल्टा जब भी निकालते हैं तो हमने आपको कहा कि डेल्टा वर्ड का मतलब ही होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। जिसका भी डेल्टा निकालना हो एनर्जी का, तो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। अब जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस स्टेट से फाइनल कौन सा होगा? जहां से स्टेट से स्टार्ट करता है वो इनिशियल होता है, जहां रीच करता है वो फाइनल होता है, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं स्पेक्ट्रम के लिए, किसी भी स्पेक्ट्रम के लिए हम बात कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी है ये एनर्जी को हम लिख सकते हैं माइनस का आर एच जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये पढ़ा था अभी। हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1। तो इसको इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आपका फार्मूला बन जाता है माइनस का आर एच अपान एन स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका फार्मूला आ गया, ये आपका फार्मूला आ गया डेल्टा ई इक्वल टू माइनस का आर एच अपान एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस आगे लगा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब इसको इधर भेज दो और इस वाले को इधर ले आओ लो। तो इनिशियल पहले आ गया, यहां से एन इनिशियल माइनस एन फाइनल। यहाँ पे क्या होगा? आर एच, आर एच देखो यहां भी है यहां भी है, तो इसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, आर एच बाहर आ गया। तो 1 अपान एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपान एन फाइनल का स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। आर एच की वैल्यू रख दो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 एन फाइनल माइनस एन इनिशियल, ठीक है? सॉरी, 1 अपान एन इनिशियल स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्क्वायर। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये इमिशन के लिए है। द फ्रीक्वेंसी बता दो। associated with the absorption of the emission of photon can be evaluated by the using equation। हाँ बोलो बच्चे, क्या कह रहे हो? बोलो। इस डेल्टा ई को हम लिख सकते हैं एच न्यू। अगर न्यू निकालना है तो इस एच को इधर भेज दो, ठीक है? न्यू निकालना है तो डेल्टा ई अपान एच मतलब आर एच अपान एच, 1 अपान एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपान एन फाइनल स्क्वायर। क्लियर? इसकी ये दोनों कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हम पहले ही रख के सॉल्व कर लेते हैं, पहले ही रख के सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमें फायदा मिल जाएगा। देखो इसकी वैल्यू आर एच की वैल्यू है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, ठीक है? और एच की वैल्यू है, दोनों को सॉल्व करो, ये आ जाएगा 3.29 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 15 एन आई स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर, ठीक है? अब देखो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज। अगर वेव नंबर निकालना है, आपको पता है कि न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लैम्डा। मीटिंग से लीव हो गया था सर, फिर से बता दो। तो देखो ये जो न्यू है, न्यू इक्वल टू होता है सी अपान लैम्डा, और आपको पता है कि 1 बाई लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं? न्यू बार। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं, 1 अपान लैम्डा। इसका मतलब न्यू इक्वल टू सी न्यू बार हो सकता है। इस सी को अगेन इधर भेज दो, यहाँ न्यू है
तो इसे हम लिख सकते हैं न्यू बार इक्वल टू सी बाई सॉरी न्यू बाई सी। न्यू बार को यहां से देखो, इस न्यू बार को इस सी को इधर भेज दो, इसके नीचे, तो न्यू बार इक्वल टू न्यू बाई सी। अगेन आर एच डिवाइडेड बाई एच सी कर दो, ये जो पूरा था यहाँ पे ठीक है। इसको लिख सकते हैं सी न्यू बार, सी को इधर भेज दिया तो न्यू बार बच जाएगा, इसके नीचे सी आएगा, यहाँ भी सी आ जाएगा, यहाँ भी सी आ जाएगा। तो ये आपका नया फार्मूला बन जाएगा न्यू बार इक्वल टू आर एच अपॉन एच सी। और इसी को अगर सॉल्व करोगे, इसी को सॉल्व करोगे तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू देगा जो आप पहले पढ़े थे ना। एक्चुअली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वही है। अब इसको हमने यहां तक सॉल्व भी कर लिया था, आर एच अपॉन एच को सी से अगेन डिवाइड कर दो। इसको जब डिवाइड करके देखा गया तो ये वैल्यू आ गई 1.09677 10 टू द पावर 7। ठीक है, बोलो। तो इसी को जब Yes, मीटर मीटर इनवर्स में है ना, इसी को जब सेंटीमीटर इनवर्स में लिख देते हो तब ये वैल्यू आ जाती है 109,677। और यही आपका आगे आर एच था, रिडबर्ग कांस्टेंट हम बता रहे थे। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये न्यू बार है, ये न्यू बार हमेशा पॉजिटिव आता है, ये ध्यान रखना। तो हमने आपको एक चीज बताई है कि देखो दो कंडीशन होती है, एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक इमिशन होता है। अगर एब्जॉर्प्शन बोल रहा है तो इसका मतलब जो फाइनल होगा वो इनिशियल से बड़ा होगा। कैसे? यहां देखो, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये n बराबर 1 में है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो n बराबर 2 में जाएगा। यही तो, एनर्जी इस पे गिरी, एब्जॉर्ब किया तो n बराबर 2 में जाएगा। तो फाइनल कहां है? फाइनल 2 में जा रहा है, तो फाइनल बड़ा है, फाइनल बड़ा होगा। और अगर इमिशन कह रहा है, इमिशन स्पेक्ट्रा यहां से वापस आएगा तो इनिशियल क्या होगा? 2 होगा और फाइनल क्या होगा? 1 होगा। इस केस में हम कहेंगे कि इनिशियल फाइनल से बड़ा होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक यही है, सबसे अच्छी बात यही है कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, इस चीज को ध्यान देना कि ये वाला टर्म जो है ना आपका पॉजिटिव आना चाहिए। सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रिक इसका यही है, यही ट्रिक अपनाओ, चाहे वो इमिशन बोले चाहे एब्जॉर्प्शन। अगर ये निगेटिव आ रहा है तो सपोज कर लो कि आपने गलत लिखा है, इसको जो यहां लिख रहा है उसको इधर चेंज कर दो, इसको इधर चेंज कर दो, याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसे पॉजिटिव लेके आना है आपको। ठीक है, yes sir. तो ये कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन है 2.17 उसी की तरह का एक्सप्रेशन रिडबर्ग ने यूज किया था, तो सेम रिडबर्ग वाला जो इक्वेशन था वो मिल गया आपको। तो बोहर मॉडल को यूज करते हुए हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है, तो ये आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा का भी पार्ट हो गया। अब हमें चाहिए क्या था कि जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल में चेंजेस थे, जैसे इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में कितनी वेवलेंथ होगी, या किस वेव नंबर की एनर्जी चाहिए, कि किस फ्रीक्वेंसी की चाहिए, यही तो तीन पैरामीटर्स थे, यही तीन पैरामीटर। तो एक भी निकाल लोगे तो दो बाकी निकल जाते हैं, तो एक निकाल लो सेंटीमीटर इनवर्स में वेव नंबर। ठीक है, तो हम डिफरेंट जो है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन कुछ भी निकाल सकते हैं अगर हमने वेव नंबर ही निकाल लिया तो। मतलब अगर ये लास्ट वाला फार्मूला यूज कर लिया, लास्ट वाला जो फार्मूला है ये आपका वेव नंबर का है, तो ये फार्मूला यूज किया तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हो। तो सर इस तरीके से हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोलो। बोलो दीपजोत। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। तो जैसा कि हमने बोहर मॉडल को पढ़ लिया, लेकिन बोहर मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई थी। अब उन कमियों की बात करेंगे। सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि जो ये केवल हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, लाइक He प्लस, Li डबल प्लस, बी ट्रिपल प्लस के लिए ही एप्लीकेबल था। दूसरा, एक और कमी रह गई थी, इसने वेव नेचर को बहुत ज्यादा इंफेसिस नहीं दिया था। किस चीज को? वेव नेचर को।
तो वेव नेचर को इम्फेसिस न देने की वजह से एक कमी इसमें और रह गई। हाँ, ये चीज हम कह सकते हैं कि इसका बहुत ही अच्छा रोल रहा कि इसने जो रदरफोर्ड के मॉडल को यूज करते हुए बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अभी एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम होगा डी ब्रोगली, ठीक है, या डी ब्रोगली। तो जब डी ब्रोगली अपना इक्वेशन देते हैं तो उन्होंने क्या किया कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को रिलेट कर दिया एक दूसरे से। और जब रिलेट किया तो वहां से ये पता चला कि अगर पार्टिकल का मास बहुत छोटा होता जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा होता जाएगा, तो उसमें वेव करेक्टर बहुत ज्यादा आता जाएगा। और हमारे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, बोलो, 31 kg। तो ये तो मास बहुत ही कम है। तो इसका मास बहुत कम है, या फिर एटम का भी ओवरऑल मास देख लो तो बहुत कम है, 10 टू द पावर माइनस 24 kg के रेंज में आता है। एएमयू का यही रेंज है, यही रेंज है ना। तो इसका मास बहुत कम है। इसका मास बहुत कम होने की वजह से इनमें वेव करेक्टर बहुत ज्यादा था, और वेव नेचर को इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। किसने? बोहर मॉडल ने। तो ये इनके ड्रॉबैक हो गए। चलो अब लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। हाँ, पहला, फर्स्ट, फेल टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल डबलेट एंड इज क्लोजली स्पेस्ड लाइन। अब देखो, जो ये लाइंस आ रही थी स्पेक्ट्रा में, ऐसे जो लाइंस आ रही थी, ऐसे ये बैंड आ रहा था ना, जो इस बैंड को, ये ऐसे ऐसे बैंड आ रहे थे, इस बैंड को अगर हायर मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर इसको रिजॉल्व कह लो, जैसे सपोज करो कि हम बहुत पतली लाइन दो पास पास ऐसे खींच दें, और जब आप इस दो लाइन को लेंस की मदद से, लेंस की मदद से मैग्नीफाई करके देखते हो, मैग्नीफाई करके देखते हो, तो आप कहोगे नहीं एक लाइन नहीं, ये दो लाइन है। ये जो आपने सटी हुई दो लाइनें खींची हैं वो एक ना होकर दो हैं। कब? जब आप इसको मैग्नीफाई करोगे। इसी तरीके से जब इस स्पेक्ट्रा को जब मैग्नीफाई किया गया, तो ये स्पेक्ट्रा, ये जो एक बैंड जो है बैंड दिख रहा था, ये एक बैंड ना होकर बल्कि दो बैंड था, ऐसे ये बाइफर्केटेड थे दो बैंड। जब इसको रिजॉल्व किया गया ऐसे थे, ये दो बैंड पास पास थे, ठीक है, ये दो बैंड पास पास थे। बात समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई? तो ये डबलेट के लिए बात करें कि ये डबलेट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा में। हाँ, ये कब मिला था? जब हम बहुत अच्छी टेक्निक्स को यूज किए थे, मतलब स्पेक्ट्रा को जब हम मैग्नीफाई करके देखे, तब हमें पता चला कि एक लाइन नहीं दो लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले रहा है कि हीलियम एटम की हम बात करें तो इसके पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता, केवल केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल है, हीलियम के लिए नहीं। इसलिए जो बोहर थियरी थी फर्दर, ये बोहर थियरी बहुत सारी चीजों को बता नहीं पाई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। किसके लिए? जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। हाँ, दूसरा, ये जो लाइंस स्प्लिट हुई थी ये मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे, इसे कहा गया जी मैन इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे लाइन स्प्लिट हो रही थी तो इसे कहा गया स्टार्क इफेक्ट। ये आपसे इतना ही पूछा जाता है, व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट, व्हाट इज जीमान इफेक्ट। तो ये जीमान इफेक्ट, इनका पूरा नाम है पीटर जीमान, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है, ये ध्यान रखना कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, ये स्पेक्ट्रल लाइन, ये स्पेक्ट्रल लाइन दो पार्ट में स्प्लिट कर जाती हैं, और ये स्प्लिटिंग दो तरह से हो सकती है, बाई अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड एंड बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के एप्लीकेशन से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन से इस लाइन को स्प्लिट कर सकते हैं। और इसको दो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था, तो इनके नाम पे इसे जीमान इफेक्ट और इसको स्टार्क इफेक्ट कह दिया गया। तो आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि स्टार्क इफेक्ट किस इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलता है या मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये याद रख लेना। होता क्यों है ये आगे आपको मैं बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा कि एक सेल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो इनकी लाइन आ रही थी वो अलग अलग स्प्लिट हो जाती है, ऐसे स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट,
It could not explain the ability of atom to form molecule by chemical bonds. दूसरा, कैसे bonds बनते हैं, बॉन्डिंग में एटम्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या रोल होता है, ये कुछ भी नहीं बता सके. तो these are the two serious drawbacks of बोहर मॉडल. मैं जो बात कर रहा था कि एक्चुअली जो वेव करेक्टर को लेके, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो वेव पे ही आने वाला है. टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम देखेंगे कि ये वेव नेचर को ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने शुरुआत ही देखो बोहर मॉडल से की है. हालांकि इस पॉइंट में बहुत कम डिस्कस किया गया है ड्रॉबैक में, लेकिन एक इसका सीरियस ड्रॉबैक था कि इन्होंने वेव नेचर को कम यूज किया. और जैसे ही आप वेव नेचर की बात करोगे, वेव इक्वेशन की बात करोगे, वैसे ही क्वांटम केमिस्ट्री आ जाएगी. कौन आ जाएगा? क्वांटम. ठीक है, ये ध्यान रखना. तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, ये होगा क्वांटम.